चलो देखो, पहला खंड था कौन सी, गद्य खंड। दूसरा खंड है काव्य खंड। इसमें टोटल कितना चैप्टर है, 12 गो। और ये 12 क्या है, सिर्फ और सिर्फ कविता है। क्या है, कविता है। इसको पद्य भी कहा जाता है, कविता को पद्य भी कहा जाता है। इसलिए किसी किसी किताब में इसको पद्य खंड भी लिखा रहता है। 10वां के किताब में, 9वां के किताब में इसको पद्य खंड लिखा रहता है। और इसमें है काव्य खंड। इसमें सबसे पहला देखो क्या है, सबसे पहला पाठ का नाम है पद। इसमें टोटल 4 गो पद दिया गया है। चारों पद के अलग अलग लेखक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहला पद, तो सबसे पहला पद का लेखक कौन है, विद्यापति। और सभी में तो पदे पद है, तो कैसे पता चलेगा किस पद के लेखक है विद्यापति। उसके लिए कोष्ट में देखो, मिडिल ब्रैकेट में हम 2 गो लाइन में दिया गया है पद। इसमें 2 गो पद है, एगो इसमें पहला पद है, पहला चैप्टर में 2 गो पद है, एगो ऊपर का है और एगो नीच का है। तो इसी दोनों के लेखक कौन है, विद्यापति। सबसे पहला पाठ है काव्य खंड में पद। इसमें पद में कौन कौन पद है, 2 गो पद है। एगो है चानल भेल विषम सरणे, चानल भेल विषम सरणे, भूषण भेल भारी। थोड़ा अलग भाषा में लग रहा होगा क्योंकि ये अवधी भाषा है। किस भाषा में है ये, अवधी भाषा में, और हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा। तो पद में सबसे पहला पद है चानल भेल विषम सरणे, चानल भेल विषम सरणे, भूषण भेल भारी। इसके लेखक कौन है, विद्यापति, विद्यापति। इसी में एक और पद है सरस बसंत समय भल पावल, सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बहु धीरे। समझ गया, सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बहु धीरे। इसके भी लेखक कौन है, विद्यापति। तो पहला पद में 2 गो पद है, एगो चानल भेल वाला, एगो सरस बसंत वाला। इस दोनों के लेखक है विद्यापति। परीक्षा में दे सकता है चानल भेल विषम सरणे के लेखक कौन है, इस पद के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, चाहे रचनाकार कौन है, तो कौन है, विद्यापति। ध्यान रखना। उसके बाद है दूसरा पद। दूसरा पद में भी 2 गो पद दिया गया है। एगो है संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना। उसके बाद इसी में दूसरा पद है हो बलिया कब देखूंगी तो ही, हो बलिया कब देखूंगी तो ही। इस दोनों पद के भी लेखक है कौन, कबीर, है ना। पहला 2 गो पद था उसका लेखक विद्यापति। दूसरे पद में जो 2 गो पद है संतो देखत जग बौराना, हो बलिया कब देखूंगी तो है, इस दोनों के लेखक है कबीर। जिसका दोहा तुम लोग पढ़ा होगा इससे पहले वाले क्लास में, पहला 5वां में या 6ठा में, समझ गया। जैसे बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, है ना। इस प्रकार के जो पद है किसके द्वारा लिखा गया है, रहीमन निजमन की व्यथा, ये सब जो है ना कबीर वाला है। चलो उसके बाद है तीसरा भी पद है। इसमें भी 2 गो पद है। एगो पद है जो तुम तोरो पिया मैं नहीं तोरू, जो तुम तोरो पिया मैं नहीं तोरू, मैं गिरधर के घर जाऊँ। एगो पद है जो तुम तोरो पिया मैं नहीं तोरू, और एगो पद है इसी में मैं गिरधर के घर जाऊँ। इस दोनों के लेखक है या लेखिका है, चाहे कवियत्री है कौन, मीराबाई। मीराबाई कृष्ण के भक्त थी, है ना। उसके बाद चौथा भी क्या है, पद ही है। चौथा भी पद ही है, पद गाने वाला पद होता है। और इस पद में 2 गो पद है। एगो पद है मुकुट लटक अटकी मन माही, मुकुट लटक अटकी मन माही। और एगो पद है इसमें राम तजु पय गुरु न बिसारू, राम तजु पय गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। इसका मतलब होता है राम भगवान को त्याग दो लेकिन गुरु को न भुलाऊँ, और गुरु के समान भगवान हरि या गोविंद चाहे किसी को ना देखूँ, ये है। समझ गया। इस दोनों पद के लेखक कौन है, सहजोबाई। कौन है, सहजोबाई। उसके बाद 5वां चैप्टर है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद 6ठा चैप्टर है, देख सकता है झनकार। क्या है, झनकार। झनकार के लेखक है मैथिली शरण गुप्त, झनकार के लेखक है
मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद 7वां चैप्टर है तोरती पत्थर। तोरती पत्थर, इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद 8वां चैप्टर है बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद, इसके लेखक है नागार्जुन। बहुत दिनों के बाद के लेखक है नागार्जुन। उसके बाद 9वां चैप्टर है गालिब। देखो ग के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, देख सकता है, ग के नीचे बुनका लगा हुआ है। ये उर्दू का लफ्ज़ है ना। इसको कहते हैं गालिब नहीं, गालिब। अगर बोलने आएगा तो उर्दू वाला गालिब। तो गालिब के लेखक कौन है? त्रिलोचन। गालिब के लेखक कौन है? त्रिलोचन। उसके बाद 10वां चैप्टर है जगरनाथ। जगरनाथ के लेखक है केदारनाथ सिंह। 10वां चैप्टर है जगरनाथ, इसके लेखक है केदारनाथ सिंह। उसके बाद 11वां चैप्टर है पृथ्वी। 11वां चैप्टर है पृथ्वी, इसके लेखक है नरेश सक्सेना। नरेश सक्सेना। और अंतिमा चैप्टर है काव्य खंड में यानी कविता में, पद्य में मातृभूमि। कौन सी? मातृभूमि। इसके लेखक है अरुण कमल। अरुण कमल। तो इस प्रकार से पहले जो पढ़े थे गद्य खंड और उसके बाद काव्य खंड, दोनों मिला के कितना चैप्टर हो जाता है? 24। तो ये मुख्य रूप से 24 को चैप्टर हमको पढ़ना है। उसके अलावा 3 गो और भी अलग से है जिसका नाम है किताब में प्रतिपूर्ति। क्या है? प्रतिपूर्ति। ये चैप्टर क्या है, पढ़ने में बहुत आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। और आनंद में ही कुछ सीखने को मिलता है जो अच्छा चीज़ होता है। चलिए, प्रतिपूर्ति अगर हम पढ़ना चाहें तो प्रतिपूर्ति में हमको 3 गो चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला है पागल की डायरी। क्या है? पागल की डायरी। इसके लेखक है लू शून। क्या है? लू शून। लू शून नाम सुनने से लगता होगा ये अपना इधर के आदमी का नाम नहीं है, ये भारत से बाहर किसी दूसरे देश के लेखक का नाम है। ऐसा इसलिए दिया जाता है किताब में ताकि विद्यार्थी जो है अपने देश तक ही सिमट करके नहीं रह जाए, भारत तक ही विश्व के साहित्य को भी जाने, विश्व के लेखक को भी जाने। इसलिए समझ गया, प्रतिपूर्ति दिया रहता है। तो प्रतिपूर्ति में सबसे पहला चैप्टर है पागल की डायरी जिसके लेखक है लू शून। उसके बाद दूसरा चैप्टर है नया कानून। दूसरा चैप्टर है नया कानून। नया कानून के लेखक है सआदत हसन मंटो। सआदत हसन मंटो। समझ गया। उसके बाद तीसरा चैप्टर है हमारा सफ़ेद कबूतर। सफ़ेद कबूतर जिसके लेखक है नुगयेन क्वांगथान। क्या है? नुगुयेन क्वांगथान। ये देख सकता है, ये अपने इधर के व्यक्ति का नाम हो ही नहीं सकता है। पहले ही बता दिए, ये भारत से बाहर के लेखकों के द्वारा लिखा गया पाठुट है ना, जिसको हिंदी में बदल करके, जैसे इंग्लिश में हम लोग कैसे कोई चीज़ लिखा रहता है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, अनुवाद कर देते हैं ताकि हिंदी भाषी भी पढ़ सके। इसीलिए ये सभी दूसरे भाषा में लिखा गया है। ये सब पागल की डायरी, नया कानून, सफ़ेद कबूतर दूसरे भाषा में लिखा गया है। इसको हिंदी में अनुवाद करके हिंदी भाषी विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए तैयार किया गया है इन लेखक, है ना। समझ गया। तो यही था हिंदी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 24 चैप्टर को पढ़ेंगे और प्रतिपूर्ति भी इसके साथ पढ़ेंगे। और इस हिंदी के साथ ध्यान रखना, हिंदी व्याकरण भी पढ़ना ज़रूरी है। समझ गया। तो हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा। कोशिश करेंगे पहले हम किताब को ख़त्म कर दें, उसके बाद हिंदी व्याकरण पर चले। उसके बाद इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश में इंग्लिश व्याकरण डायरेक्ट पढ़ना शुरू करो तो बेहतर रहेगा। इंग्लिश बाद में हम लोग कवर करेंगे, जब इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा तब। समझ गया। चलो इसको नोट करो।